गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एंट्रोपी को देखेंगे ताप और दाब के फलन के रूप में। पिछले लेक्चर में हमने एंट्रोपी को पढ़ा था एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। एंट्रोपी किसके फलन के रूप में हमने पढ़ी थी? ताप और आयतन के फलन के रूप में। अब आज हम देखेंगे एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम जानते हैं कि एंट्रोपी तीन कारकों में से, तीन फैक्टर्स टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम में से दो पर निर्भर कर सकती है एक साथ। तो आज हमने माना कि एंट्रोपी जो है वो ताप और दाब का फलन है। एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको लिख सकते हैं एस फंक्शन किसका? टेम्परेचर और प्रेशर का। अब उसी तरीके से हमें करना है, एस का हमने आंशिक अवकलन किया, एक बार ताप के सापेक्ष और एक बार दाब के सापेक्ष। ताप के सापेक्ष अवकलन होगा तो दाब कांस्टेंट होगा, और दाब के साथ जब अवकलन करेंगे तो ताप को हम कांस्टेंट रखेंगे। तो देखिए किस तरीके से, डी एस पहले डेल एस डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर डी टी प्लस डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी पी। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। बिल्कुल उसी तरीके से करना है आपको जैसे आपने पिछले टर्म पे किया था टेम्परेचर और वॉल्यूम के लिए। अब हम जानते हैं कि H इज इक्वल टू ई प्लस पी वी। एच किसके बराबर है? ई प्लस पी वी। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 को भी हम आंशिक अवकलन करें तो ये क्या हो जाएगा? डी एच, सॉरी समीकरण 2 का हम अवकलन करें, डी एच डी इज इक्वल टू डी ई प्लस पी कॉन्स्टेंट है तो पी डी वी, और वी कॉन्स्टेंट है तो वी डी पी। पी डी वी प्लस वी डी पी। हम जानते हैं ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम से डी ई प्लस पी डी वी ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है डी क्यू के। तो यहाँ हमने लिख दिया डी क्यू प्लस वी डी पी, यानी डी एच किसके बराबर हो गया? डी एच बराबर हो गया डी क्यू की जगह हमने लिख दिया टी डी एस, तो टी डी एस प्लस वी डी पी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, समीकरण नंबर 3। क्या है समीकरण नंबर 3? डी एच एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन बराबर टी डी एस प्लस वी डी पी। यहाँ से हम डी एस का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? समीकरण 3 को हमने टी से डिवाइड कर दिया, टी से भाग दे दिया, तो यहाँ क्या देगा? डी एच अपॉन टी। यहाँ क्या देगा? डी एस, और यहाँ देगा वी अपॉन टी डी पी। डी एच वी डी पी वाली टर्म को इधर ले गए तो ये हो जाएगा डी एच अपॉन टी माइनस वी अपॉन टी डी पी इज इक्वल टू डी एस। दिस इज समीकरण नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब हम ये मानते हैं कि एंथैल्पी समाहित ऊष्मा भी टेम्परेचर और प्रेशर पर निर्भर करती है। एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हम क्या लिख सकते हैं? H इज इक्वल टू एफ टी पी, और इससे हमारे पास क्या आएगा? डी एच। अगर हम डी एच निकालना चाहें एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर डी टी
प्लस डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी पी। ये हमारी समीकरण नंबर 5। अब हम जानते हैं कि डेल एच ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी ताप के साथ स्थिर दाब पर एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन, ये कहलाता है Cp, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता Cp। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, DH इज इक्वल टू Cp dt प्लस डेल एच ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर dP। ये है समीकरण नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ से समीकरण नंबर 6 से DH का मान, ये देखिए समीकरण नंबर 4 में रखने पर, समीकरण नंबर 4 में DH की जगह DH का मान समीकरण नंबर 6 से रखने पर देखिए क्या आएगा। ये हमारे पास आ जाएगा DS बराबर 1/T, फिर ब्रैकेट Cp dt प्लस डेल एच ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर dP, ब्रैकेट बंद, माइनस V/T dP। DH अपॉन टी की जगह ये रख दिया, फिर क्या बचा, माइनस V/T dP। ये देखिए समीकरण 4 है ना, माइनस V/T dP। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो DS इज इक्वल टू Cp dt अपॉन टी प्लस, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है 1/T, इसे हमने इसको तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया, तो ये हो जाएगा प्लस 1/T डेल एच ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस V। यहाँ से हमने dP को कॉमन ले लिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। ये हमारी है समीकरण नंबर 7। अब ये देखिए समीकरण नंबर 7, ये देख रहे हैं आप, और समीकरण नंबर 1, ये दोनों समरूप हैं, दोनों में DS का मान है और 2 प्लस की टर्म है। तो हम यदि इनकी तुलना करें तो पहले टर्म को पहले टर्म के बराबर कर सकते हैं, देखिए, और दूसरे टर्म को दूसरे टर्म के बराबर। तो पहला टर्म यहाँ से क्या है, डेल एस ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर dt, डेल एस ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर dt बराबर यहाँ का पहला टर्म Cp अपॉन टी dt, दोनों तरफ से dt कैंसिल हो गया, तो ये किसके तुलना करने पर क्या आ गया, डेल एस ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू Cp अपॉन टी। इसी तरीके से जब हम दूसरे टर्म की तुलना करेंगे, देखिए, तो दोनों में dP कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा डेल एस ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर बराबर दूसरा टर्म 1/T डेल एच ओवर डेल पी टी एट कांस्टेंट टी माइनस V। दिस इज इक्वेशन नंबर 8 एंड 9, समीकरण नंबर 8 और 9। अब देखिए समीकरण नंबर 8 जो है वो ताप के साथ एंट्रोपी में परिवर्तन को बताता है, जबकि दाब स्थिर है। समीकरण नंबर 8 क्या बता रहा है, स्थिर दाब पर ताप के साथ एंट्रोपी में होने वाला परिवर्तन। अब इस प्रकार अगर ताप के एक निश्चित परिवर्तन के लिए एंट्रोपी में परिवर्तन को हम देखना चाहें तो हम उसे किस तरीके से लिख सकते हैं, आप जानते हैं, ये डेल्टा एस बराबर Cp अपॉन टी, दिस इज Cp। अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप नोट कर लें, दिस इज डेल्टा एस बराबर Cp अपॉन टी इंटीग्रेशन dt, कहाँ से कहाँ तक, T1 से T2 तक। इक्वेशन नंबर 10, समीकरण नंबर 10। अब आप जानते हैं
Cp अपॉन टी, ये टर्म हमेशा धनात्मक होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ताप बढ़ेगा स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता का मान भी बढ़ता जाएगा। स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता का मान भी बढ़ता जाएगा। अतः Cp अपॉन टी जो है वो हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। dt ताप हम बढ़ा ही रहे हैं, यानी एंट्रोपी का मान हमेशा बढ़ेगा। समीकरण 10 से ये निष्कर्ष निकलता है कि स्थिर दाब पर किसी निकाय के ताप में वृद्धि होने से उसकी एंट्रोपी में भी वृद्धि होगी। इक्वेशन 10 infers that at constant pressure, when there is an increase in temperature, the entropy is also increase. ताप बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी, जैसा कि आप जानते हैं। कब? जबकि दाब स्थिर हो। अब स्थिर ताप पर किसी निकाय के दाब के साथ एंट्रोपी में परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए समीकरण 8 को, इक्वेशन 8 को दाब के साथ अवकलन करें। क्या करना पड़ेगा? अगर हम स्थिर ताप पर दाब के साथ एंट्रोपी का परिवर्तन ज्ञात करना चाहते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द चेंज इन एंट्रोपी with pressure, then we have to differentiate equation 8 with respect to pressure. समीकरण 8 का दाब के सापेक्ष अवकलन करना है। तो दाब के सापेक्ष अवकलन करना है समीकरण 8 का। कहाँ है भी समीकरण 8? देखते हैं। दिस इज समीकरण 8। अब क्योंकि प्रेशर के साथ अवकलन करना है इसलिए कांस्टेंट कुछ भी नहीं रहेगा। तो क्या आएगा? ये डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल पी डेल टी, डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल पी डेल टी। यहाँ सी पी अपॉन टी है, ताप के साथ अवकलन हो रहा है, सॉरी दाब के साथ अवकलन हो रहा है, तो 1/t बाहर ले लिया हमने, है ना। और क्या देगा? डेल सी पी ओवर डेल टी, और डेल सी पी ओवर डेल पी, दाब के साथ अवकलन। अब हम जानते हैं कि Cp ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है डेल H ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो Cp का मान हम इस ऊपर वाली समीकरण में रखेंगे। Cp की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल पी डेल टी है ही। अब 1/t है, डेल एच की जगह, सॉरी डेल सी पी की जगह हमने ऊपर रखा डेल एच, नीचे क्या आ जाएगा? डेल पी तो है ही है और डेल टी, डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल पी डेल टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 11, समीकरण नंबर 11। इसी तरीके से हम इक्वेशन 9 की बात करते हैं। समीकरण 9 को, ये किसके साथ में है इक्वेशन? ये दाब के साथ में है। तो अब हम इसको ताप के साथ में अवकलित करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू इक्वेशन 9 विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इक्वेशन 9, सी दिस इज इक्वेशन 9। तो वही आ जाएगा डेल स्क्वायर एस, अब डेल पी इंटू डेल टी, कॉन्स्टेंट कुछ भी नहीं होगा, देखिए, ठीक है। 1/t इधर से इक्वेशन 9, 1/t। अब यहाँ से हम कर रहे हैं इसको, तो ये होगा डेल स्क्वायर एच डेल टी डेल पी माइनस डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस 1/t स्क्वायर, 1/t स्क्वायर डेल एच ओवर डेल पी
at constant temperature minus, this is equation number 12, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 12। अब समीकरण 12, अब हम जानते हैं कि S यानी एंट्रोपी वो स्टेट फंक्शन या अवस्था फलन है। S इज ए स्टेट फंक्शन या अवस्था फलन, यानी ये किस पर निर्भर करेगा? ये केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करेगा। इट डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। अब ऐसे केस में चाहे डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल पी डेल टी हो या डेल स्क्वायर अपॉन डेल पी हो, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसलिए हम जानते हैं कि समीकरण नंबर 12 और समीकरण नंबर 11 एक दूसरे के बराबर हैं। कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो अब हमने क्या किया? समीकरण 11 का लेफ्ट हैंड साइड 1/t, राइट हैंड साइड डेल स्क्वायर एच डेल पी डेल टी, किसके बराबर कर दिया हमने? समीकरण 12 के राइट हैंड साइड के बराबर, यानी 1/t डेल स्क्वायर ब्रैकेट में डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल पी माइनस डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ब्रैकेट बंद माइनस 1/t स्क्वायर डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी माइनस वी। अब हम जानते हैं कि h जो है वो भी अवस्था फलन है। h इज ए स्टेट ऑल्सो ए स्टेट फंक्शन। तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल पी, यानी डेल स्क्वायर एच की डेल टी इसकी वैल्यू हमने पहले निकाली है किसके बराबर? डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल पी हमने निकाला है, ये आएगा आपका 1/t डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर माइनस वी के बराबर। और फिर ये किसके बराबर है? ये डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर के बराबर भी है। तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 13, समीकरण नंबर 13। ये आपकी आ गई समीकरण नंबर 13। क्यों? क्योंकि डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी कह लो या डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल पी कह लो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि एच भी जो है वो अवस्था फलन है या एच भी जो है वो स्टेट फंक्शन है। अब समीकरण 9 और समीकरण 13 को कंपेयर करेंगे, समीकरण नंबर 9 एंड समीकरण नंबर 13, इक्वेशन नंबर 9 एंड 13। सी इक्वेशन नंबर 9 इज हियर, ये डेल एस over del p at constant t is equal to this much, and equation number 13 del s over del p equation number 13 is 1/t del h over del p in constant temperature minus v is equal to minus del v over del t at constant pressure। यानी जो इक्वेशन नंबर 13 की लेफ्ट हैंड की टर्म है वो इक्वेशन नंबर 9 की इक्वेशन नंबर 9 की राइट हैंड की टर्म है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों चीज़ें आपस में क्या है? बराबर हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं दोनों को कंपेयर करके? डेल एस ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर किसके बराबर है? ये बराबर है डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर के बराबर, विद माइनस साइन। यहाँ पर माइनस साइन दिखाई नहीं दे रहा है शायद, तो क्लियर नहीं है विजिबल, इसलिए आप
नोट कर लीजिए, डेल एस ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब समीकरण 8 फ्रॉम इक्वेशन 8 से डेल एस ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर का मान इक्वेशन नंबर 14 में रखेंगे। नहीं, समीकरण 8 से डेल एस ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, समीकरण 8 ये देखिए, डेल एस ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, इसकी जगह हम रखेंगे सी पी अपॉन टी, और दूसरा डेल एस ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इसका मान हम समीकरण 14 से रखेंगे। डेल वी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर होगा इसका मान। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में, ये देखिए, ठीक है। डी एस बराबर, ये दोनों टर्म का मान हम रख रहे हैं, एक का इक्वेशन 8 से और दूसरे का इक्वेशन नंबर 14 से। तो यह आ जाएगा डी एस इज इक्वल टू सी पी अपॉन टी इंटू डी टी माइनस डेल वी over del T at constant pressure dP. This is equation number 15. ये समीकरण नंबर 15 हमें बताती है कि अगर एंट्रोपी में ताप और दाब परिवर्तित हो रहे हैं किसी तंत्र के, तो उस तंत्र की एंट्रोपी किस प्रकार परिवर्तित होगी। इक्वेशन 15 tells us how the entropy of the system changes with change in temperature and pressure. अब हम जानते हैं, we know that del V over del T at constant pressure, ये किसके बराबर है? It is equal to अल्फ़ा V। तो हम इसकी जगह अल्फ़ा V रख दें तो यह आ जाएगा डी एस बराबर सी पी अपॉन टी डी टी माइनस अल्फ़ा वी डी पी। ये इक्वेशन नंबर 16, समीकरण नंबर 16। समीकरण नंबर 15 और 16 की सहायता से हम ताप और दाब के सापेक्ष एंट्रोपी में परिवर्तन को ज्ञात कर सकते हैं। ये समीकरण ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं के लिए यूज़ की जा सकती है, उपयोगी हो सकती है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे ताप का मान बढ़ेगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया था सी पी अपॉन टी पॉजिटिव है, वैसे वैसे एंट्रोपी भी बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे दाब का मान बढ़ेगा वैसे वैसे जो दूसरा टर्म है वो कम होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा दूसरा टर्म, यानी डी एस नेगेटिव टर्म बढ़ेगा, यानी डी एस का मान कम होगा। तो ये हमारा समीकरण थे जिनकी सहायता से हम एंट्रोपी को पढ़ सकते हैं। स्टडी करा हमने एंट्रोपी को एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टर्न पर हम आगे आइडियल गैस की एंट्रोपी को देखेंगे। थैंक यू।